सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करूंगा। मतलब जिद पर अड़े हुए हैं कि सख्ती से ही पेश आएंगे। देखिए, आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह तो अच्छा समझौता होगा और या फिर कुछ भी नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले समझौते की आलोचना करने वाले नेताओं पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जो विपक्ष के अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं उनकी आलोचना की है। ये लोग कमज़ोर हैं और सिर्फ देश को बाँटते हैं। और ट्रंप ने कहा है कि उनका संभावित समझौता 2015 के परमाणु समझौते जैसा नहीं होगा। ट्रंप ने ओबामा के समझौते को आपदा बताया और दावा किया कि उससे ईरान के लिए परमाणु हथियार तक पहुंचने का रास्ता खुल गया था। तो ये सोशल मीडिया ट्रुथ के ऊपर उन्होंने अपनी पोस्ट लिखी थी। तो खैर ये 24 घंटे की 4 बड़ी अपडेट यही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर दस्तखत नहीं हो सके हैं। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रविवार को ही दोनों देश सीज फायर बढ़ाने और होर्मुज खोलने को लेकर समझौता कर सकते हैं। ओमान के जरिए अमेरिका को मैसेज देने की भी कोशिशें हो रही हैं। ईरान ने ओमान के जरिए अपना मौखिक संदेश अमेरिका तक पहुंचाया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक मैसेज ओमान के विदेश मंत्री तक पहुंचाया है। तो खैर कोशिशें थी कि संडे को एक्सपेक्टेड था कि शायद हॉर्मूज को लेकर कोई बात हो, लेकिन खैर ट्रंप ने आज मना किया है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पज़कियान, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। अमेरिका ईरान समझौते से इजराइल चिंतित है और अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौते में जो चीज़ें हैं उससे जो इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि होर्मुज का इस्तेमाल ईरान हथियार की तरह कर सकता है, इसलिए वो काफ़ी इसको लेकर चिंतित हैं। लेबनान में इजरायली हमले लगातार देखने को मिल ही रहे हैं। तो साउथ लेबनान में बड़े अपन कहें कि जो हमले हैं वो इजराइल कर ही रहा है। तो इजराइल जो कुछ कर रहा है वो इस पूरी अमेरिका ईरान की बातचीत में थोड़ा सा अपन कहें कि उस पर कम बात हो रही है, तो ये भी है। ट्रंप ने आज जो मुस्लिम देश हैं उनको भी एक सलाह दी है, नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करें। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तमीम बिन अहमद अल थानी, आसिम मुनीर, रजब तैयब, अब्देल फतह अल सीसी, अब्दुल्ला द्वित और हामद बिन ईसा अल खलीफा समेत कई नेताओं से बातचीत की। तो ये जो गल्फ कंट्रीज होगी टिल पाकिस्तान, पाकिस्तान को भी ये सलाह दी है और इसराइल के साथ बेहतर रिश्ते करने के लिए कहा है। उसमें सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन ये सारे मुल्क शामिल हैं। अब देखिए, ये इनमें आपको थोड़ा हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क, जो इसराइल को बतौर नेशन भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। तो वो इस लेवल का अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके आपको पता है कि जो जनता वो सड़कों पे उतर आएगी और उनका बहुत विरोध होगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों का। तो काफ़ी उनका विरोध हो सकता है। तो ये एक बड़ी बड़ी चीज़ है। होर्मुज़ में जो ईरानी आईआरजीसी हैं, उन्होंने ईरानी नौसेना उन्होंने एक बात बताई है कि होर्मुज़ स्ट्रेट से 32 जहाज़ों को गुजरने दिया है और ये वही जहाज़ हैं जिनको आईआरजीसी ने मंजूरी दी है और उनकी निगरानी के हिसाब से ही वो आगे बढ़े हैं। तो खैर मतलब आप हिसाब लगाइए कि होर्मुज़ के ऊपर टोटली आईआरजीसी का कब्जा है। ट्रंप जो हैं ये इस किस्म की सलाहें तो दे रही हैं मुस्लिम देशों को। मेरे को लगता है कि उनको थोड़ा-सा इस युद्ध को निपटाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और इसमें कोई समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए, वैसे तो जो बात करें कि संभावना है कि कुछ बातें, कुछ बातचीत आगे बढ़े, क्योंकि कतर भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है और कतर काफ़ी काफ़ी कोशिश कर रहा है। तो खैर देखते हैं कि आगे चीज़ें कैसे मूव करती हैं। लेकिन अभी के लिए तो यही है कि
आज जो संडे डील तो क्रैक नहीं हुई। जी। और इससे अगर आगे बढ़ें तो बात करें मार्को रूबियो की भारत के दौरे की, और एस जयशंकर ने 5 नुक्ते रखे हैं, ऐसा प्रोग्राम उन्होंने रूबियो के आगे रखा। वो क्या प्रोग्राम था? देखिए भारत जियोपॉलिटिक्स को कैसे देखता है, जो वैश्विक जो नज़रिया है दुनिया को देखने का भारत का, वो दृष्टिकोण उन्होंने सामने रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके समाधान के लिए संवाद हो, डिप्लोमेसी हो, बिना रुके समुद्री व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनके लिए सम्मान हो, और मजबूत जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, जो सप्लाई चेन है, उसके ऊपर जोर देने की बात है। और उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिकी संबंधों के और मजबूत होने की उन्होंने भी बात कही है। तो अब देखिए, ये जितने भी पॉइंट जयशंकर कह रहे हैं उनमें एक हिसाब से भारत के भी वेस्टेड इंटरेस्ट तो हैं ही, भारत भी फंसा हुआ है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई समुद्री रास्तों से जो ट्रेड है वो बिना रुकावट के हो, तो उसका रीज़न हॉर्मूज़ ही है। आपको पता ही है कि भारत को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हॉर्मूज़ से भारत की तकरीबन 25% के आसपास ब्रेंट क्रूड की सप्लाई है, और बाकी भी एलएनजी की सप्लाई तो शायद 50% तक है। तो आप देखिए कि वो तो है ही, इसलिए एक एक वो मुद्दा इशू हो गया। दूसरा जो इनकी फीलिंग है विश्व गुरु वाली, उसमें यही तो शामिल है। आपको ध्यान हो 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक एडवर्टाइज़मेंट भी बनवाई थी, वॉर रुकवा दी पापा, रशिया और यूक्रेन वाली। हालाँकि वो रुकवाई कुछ नहीं गई। तो ख़ैर उसमें वो कह रहे हैं कि भई जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दुनिया बीच, उनका उनका डिप्लोमेसी से और बातचीत से समाधान हो। ख़ैर ये तो हर एक ही चाहेगा, कोई इसमें नई मामला नहीं है। इसमें मतलब एक जो पॉइंट जिसके तरफ नज़र गड़ाने की ज़रूरत है, वो है कि भारत अमेरिका के साथ जो अपने रिश्ते हैं वो ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। उसके 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 बारे में भी कहा गया है, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कड़ाई से पालन करने की बात कही है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो लॉज़ हैं उनका उल्लंघन तो अमेरिका करता है। ख़ैर उसी से ही कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कड़ाई से पालन हो। तो ये तो मेरे को थोड़ा अजीब ही लगा। तो ख़ैर सप्लाई चेन तो हिली हुई है, सप्लाई चेन को मजबूत करने की जो बात है, तो वही देखिए, ये जो लाइन है पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आप देखेंगे तो ये इस अमेरिकन फुटप्रिंट हैं इसमें बहुत सारे। तो ये एक हिसाब से विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके जूते में ही अपना पाँव रखना चाह रहे हैं। तो वो उन्होंने जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने, और उसका जो भरोसेमंद साझेदारियाँ हैं, उसको बढ़ाने की जो बात है, और उसमें अमेरिका जो प्रस्ती है, वो दिखाने की जो कोशिश है, वो की गई है। बहुत सारे विश्लेषण गुरप्रीत इस यात्रा के हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये एक डैमेज कंट्रोल जैसा है। कई लोग बोल रहे हैं कि जो भारत को कहीं न कहीं अपने पक्ष में करने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। तो बहुत विश्लेषण हैं। अभी तो मेरे को लगता है कि 1-2 दिन और सारे विश्लेषण पढ़ लें, फिर आराम से इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो अभी बात पेट्रोल और डीजल की करते हैं। 10 दिन में एक बार और तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हाँ, 10 दिन में चौथी बार कीमतें बढ़ी हैं, और पेट्रोल तकरीबन ₹2.61 और डीज़ल ₹2.71 महँगा हो गया है। तो इससे महँगाई भी बढ़ने की आशंका तो है ही। देखिए गुरप्रीत, जब इन्होंने पहली बार ₹3 बढ़ाए थे पेट्रोल डीज़ल पर, उसी समय हमारी बात हो रही थी। तो उसमें मैंने कहा था कि देखो, रुपए तो ये तकरीबन ₹15-15 बढ़ाएँगे, और ये एकदम से नहीं बढ़ाएँगे, क्योंकि एकदम से बढ़ाएँगे तो लोग एकदम से उनमें गुस्सा होगा। आराम-आराम से 1 महीने के अंदर ही ये 10 से ₹15 तक आराम से बढ़ा देंगे। पहले ₹3 बढ़ाए, फिर ₹1 बढ़ाया, बीच में फिर 90 पैसे बढ़ाए, अब फिर आज पौने ₹3 बढ़ा दिए। तो ऐसे कर के रुपए बढ़ाते जा रहे हैं। आपको पता ही है कि दिल्ली वगैरह में, पंजाब में, हरियाणा में पेट्रोल तो 100 पार हो ही चुका है। डीज़ल भी 100 के नज़दीक पहुँचने को रखा है। ₹95 20 पैसे डीज़ल हो गया, तो डीज़ल को भी 100 पार लेके जाएँगे। डीज़ल ₹85 के आसपास था, ₹10 का अंतर आ चुका है। तो ख़ैर ये काफ़ी आपको दिखेगा कि डीज़ल भी 100 पार जाएगा, और पेट्रोल 110-115 पे जाएगा।
तो ये चीज़ें हो ही रही हैं। इससे पहले शनिवार को 90 पैसे बढ़ा था, उससे पहले ₹1 बढ़ा था, उससे पहले ₹3 बढ़े थे। तो अगले 1 महीने यही खबरें रहेंगी। शायद 3-4 दिन बाद हम कह रहे होंगे कि 13-14 दिन में 5वीं बार कीमतें बढ़ी, फिर हम 17-18वें दिन हम बोल रहे होंगे कि छठी बार कीमतें बढ़ी। तो ऐसे ही ये ₹1-1, ₹2-2, ₹3-3 करके ₹15 तक तो बढ़ाएँगे। इसके लेकर बड़ी बातचीत हो रही है कि 2011 के बाद से लगातार ब्रेंट क्रूड आप देखेंगे, 2012 के बाद से ब्रेंट क्रूड आप देखेंगे तो उसकी एवरेज $57 प्रति बैरल रही है। तो आपने मतलब 14 साल जो ऑयल कंपनीज़ हैं, उनको पैसा कमाने दिया, सरकार ने भी पैसे कमाए और अब 1 ही महीना हुआ, 2 महीने हुए थे इस क्राइसिस को और आपने एकदम से बोले कि नहीं-नहीं घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है और आप कीमतें बढ़ाने पे चले गए। तो कम से कम क्रॉस सब्सिडाइज़ इस मॉडल को बोलते हैं कि आपने 14 साल किसी चीज़ से मुनाफ़ा कमाया है, कंपनियों ने भी और सरकार ने भी। तो कम से कम इस समय पे जिस समय जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है वो इतना बड़ा है कि उसकी आँच भारतीय शेयर बाज़ार पे दिख रही है, रियल एस्टेट मार्केट पे दिख रही है, लोगों के काम-धंधों के ऊपर दिख रही है। जो खुदरा महँगाई है, खाद्य महँगाई है, वो भी 4% के आस-पास है। तब आपको कम से कम लोगों को मिनिमम रिलीफ़ देना चाहिए था और कम से कम जो कीमतें थी वो बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन अब मेरे को जैसे हम जो जिसकी आशंका थी वही कुछ होता जा रहा है, तो अभी दोबारा से कहीं न कहीं आम लोगों के ऊपर चोट करने की कोशिश है। कमर्शियल सिलेंडर तो ₹1000 ही बढ़ा दिया था, मज़दूरों वाला जो सिलेंडर था उसपे ₹250 बढ़े थे। तो जो जो गैस है वो भी महँगी हुई, एलपीजी महँगी हुई, अब डीज़ल, पेट्रोल बढ़ रहे हैं। ये बंगाल चुनाव तक तो ये शांत थे। जब तक ब बंगाल, तमिलनाडु वगैरह में चुनाव थे, तब तक तो ये शांत थे। जैसे ही 4 मई लंघी है, तो आप देखिए इनके जो इनके कमाल ही हैं, ये लगातार जो है वो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो जो एडिटर गिल्ड्स ने निंदा की है, जो भारत ने आलोचना की, भारत सरकार ने सवाल ना लिए मीडिया के नॉर्वे में जाकर, उसके बाद एडिटर्स गिल्ड ने क्या-क्या प्रतिक्रिया दी है? देखिए, एडिटर गिल्ड्स मैं आपको बता दूँ कि भारत के जितने भी बड़े अखबार हैं, बड़े मीडिया चैनल हैं, उनके एडिटर्स जो जो उनके टॉप बॉसेस होते हैं, उनका समूह है एडिटर गिल्ड। और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नॉर्वे का दौरा था, नीदरलैंड की जो यात्रा थी, उसमें जो इंडियन डिप्लोमेट और पत्रकारों के बीच में जो तनातनी थी, उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की। आपने देखा होगा कि जो इंडियन डिप्लोमेट थे वो लगातार वहाँ के पत्रकारों के साथ किस किस्म से पेश आ रहे थे। तो उसको कहा कि ये ठीक नहीं है। इससे भारत की जो छवि है वो यूरोपियन मुल्कों में जहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतना हाई है, वहाँ पर खराब गई है और इसमें एक पूरा इसमें बयान दिया गया है और उसमें जो हेले ल्यूंग जो नॉर्वेजियन पत्रकार है उसके उसके हक में भी बात एडिटर्स गिल्ड ने कही है। भारत का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको पता ही है कि 180 देशों में हम 157वें नंबर पे हैं, जबकि नॉर्वे जहाँ गए हुए थे वो पहले नंबर पर है, नीदरलैंड दूसरे नंबर पर है। तो वो वो यूरोपियन मुल्क वो ठीक है कि वो छोटे मुल्क हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ें अलग किस्म की हैं और वो जो पत्रकार थे, वेस्ट के जो पत्रकार थे, वो सवाल तो पूछेंगे। अब आप सवालों से बचने के लिए डिप्लोमेट्स को आगे कर रहे हो और जो आपके डिप्लोमेट्स हैं वो वहाँ पर बदतमीज़ी कर रहे हैं, इतने गंदी नज़रों से देख रहे हैं। तू-तू मैं-मैं की नौबत भी आई, लड़ाई तक बातें गई, तो वो ठीक नहीं है। उसके बाद आपके जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो भी लगातार जो भारत के जो उन अपन कहें कि जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो लगातार यूरोपियन मुल्कों को नसीहत देने लग गए। वो भारत को इसके भारत की उसके ऊपर हमला बता दिया, सॉवरेनिटी के ऊपर हमला बता दिया। बताइए, नरेंद्र मोदी से एक सवाल ही तो पूछा था, वो कौन-सा भारत की संप्रभुता के ऊपर मतलब हमला हो सकता है? कैसे हो सकता है? मतलब हुक्मरान किसी भी देश के हुक्मरान से कोई एक सवाल कैसे उस पूरे देश के ऊपर हमला हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल, तो ये चिंता जायज़ है। भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतना इतना बेकार है कि हमसे आगे तो पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान 153वें नंबर पे, हम 157वें नंबर पे हैं। भूटान हमसे आगे है 150वें नंबर पे। नेपाल तो बहुत आगे है हमारे से 87वें नंबर पे है। तो बांग्लादेश हमसे आगे 152वें नंबर पे है। तो ख़ैर जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें तो हमारा बहुत बुरा हाल है
और हाँ, बहुत सारे लोग इसको अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा माहौल भी बताते हैं कि जहाँ पर ना तो नरेंद्र मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना मीडिया से कोई सवाल लेते हैं और मीडिया से एक बहुत बड़ी दूरी आपको देखने को मिलती है। जी। इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। क्या है ये याचिका? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं और उनकी जो गतिविधियां हैं इंस्टाग्राम पे, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच करवाने और उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। और आपको थोड़ी हैरानी होगी कि जो जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की थी कोकरोच वाली, उसी के पास ये सुनवाई गई। सूर्यकांत सूर्यकांत ने, आपको ध्यान होगा कि पिछले हफ्ते ये बयान दिया था और उसमें जो वकील है जिसने पिटीशन फाइल किया इनके गोस्वामी, हालांकि वो आपको पता ही है कि वो जजों की चमचागिरी करने के चक्कर में, उनकी आंखों में आने के चक्कर में उन्होंने पिटीशन बनाया। वो कह रहे कि जो ये कोकरोच जनता पार्टी है वो जुडिशरी की इमेज खराब कर रही है। इसमें तो जो जज थे सामने जो बैठे थे, जयमाला बागची और विपुल पंचोली, उन्होंने कहा कि इसे इतनी भावुकता से मत लें। तो खैर, और भी कई ऐसे लोग अपन देखने को मिल ही रहे हैं जो कह रहे हैं कि इस कोकरोच जनता पार्टी के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, भारत के ऊपर हमला, ऐसी ऐसी बातें करें। भारत का जैन जी बेचारा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई कहाँ तो अपना गुस्सा रोष कुछ तो प्रदर्शन करेगा। हालांकि हमारा विश्लेषण दूसरा भी, हम इसको एक प्रेशर कुकर की तरह भी मान रहे हैं कि ये जो जेनजीज में जो ये 3-4 इंसिडेंट हुए हैं, चाहे नीट पेपर लीक हो या और बेरोजगारी के मामले हों या फिर जो ओछी टिप्पणियां की जा रही हैं बेरोजगारों के ऊपर, उनसे प्रभावित होकर वो जो उनका गुस्सा जितना बन रहा है उसको कहीं ना कहीं एक निकालने जैसा काम भी है। क्योंकि ये कोई ऐसे ग्राउंड पे तो जैसे खुद इसका जो फाउंडर है वो कह चुका है कि हम आंदोलन वगैरह कुछ नहीं करेंगे ग्राउंड पे, तो काफी काफी चीजें हो रही हैं। तो लगातार जो कोकरो, हालांकि इसका इसका मेरे को लगता है कि जो 22-23 मिलियन फॉलोवर हुए इसके, वो नौजवानों ने ये रजिस्टर कराने की कोशिश की कि देखो कि हाँ, हम हैं कॉकरोच। जो सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कह रहे थे सूर्यकांत की कॉकरोच हैं ये, तो तकरीबन 2.25 करोड़ लोगों ने, नौजवानों ने ये एक्सेप्ट, ये बोला कि हाँ है हम कॉकरोच, बताओ आप क्या करेंगे। तो इसको ऐसे देखना चाहिए, मतलब इसको कोई बहुत बड़ी रेवोल्यूशन या उसके तरह तरीके से नहीं देखना चाहिए। खैर, क्या पता कि जुडिशरी इसको कल को कोई ऑर्डर वगैरह लगा के इसको बैन वगैरह करते, तो ऐसा बहुत पॉसिबल है। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो कपिल शर्मा के अमृतसर में जो घर है उसके ऊपर फायरिंग का दावा आ रहा है कि 2 राउंड फायरिंग हुई है। क्या ये घटना हुई है या फिर अफवाह है सिर्फ? देखिए, इसमें ना बड़ा क्या बताएं, इसको कैसे इस खबर को अपन रखें। इसमें बात ये है कि जो पुलिस है वो कह रही है कि गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो पुलिस के बीच के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि हमलावर आए थे, 2 राउंड फायरिंग करके भाग गए हैं। हमले की कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली गई है। सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया जा रहा है, उस एरिया को सील कर रखा है। अमृतसर का जो पोस्ट इलाका है होली सिटी, उसमें कपिल शर्मा का घर है और इस घर में कपिल शर्मा के बहन और जीजा रहते हैं, जबकि कपिल शर्मा फिलहाल परिवार के साथ, आपको पता है, मुंबई रहते हैं। इससे पहले वो उनका कनाडा में जो कैफे था उसमें भी 3 राउंड फायरिंग हुई थी। तो खैर, जो पुलिस कमिश्नर हैं वो कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। आधिकारिक सोर्सेज जब तक जानकारी ना आए तब तक आप इस इन किसी जानकारी पर भरोसा ना करें। तो जब पहली बार जब कैफ़े के ऊपर गोली चली थी, उस समय भी कपिल शर्मा ने काफ़ी बोल्डली बोला था कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो ख़ैर अभी जो दावा है, मतलब वो अब इसमें इसमें काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो देखना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें होंगी, पुलिस कैसे बोलती है, कपिल शर्मा क्या बयान आता है। तो अभी जो फाइनल चीज़ें हैं उनके उनकी वेट करनी पड़ेगी। जी। इससे आगे बढ़े तो असम विधानसभा ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया है। हाँ, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल आज पेश कर दिया गया है असम में। हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से ये रखा गया और इसमें 2 हफ्ते पहले इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।
तो अगर ये बिल पारित हो जाता है तो असम बेसिकली तीसरा सूबा बन जाएगा जहाँ पर ये ऐसा बिल पास हो चुका है। उत्तराखंड और गुजरात में पहले ही हो चुका है। तो इसमें यही है कि आपको पता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो जो पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, उनको क्रॉस करने जैसा मामला है। उसमें बात तो यही है कि मुस्लिम मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें 4 विभाग की छूट है। तो ये जो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब कोई मल्टीपल मैरिजेस नहीं कर सकेंगे। उसमें बहुविवाह के ऊपर रोक है, और और कई ऐसे मामले हैं। तो ये अपन कहें कि इसमें कहीं न कहीं जो ऐसे ऐसे छोटे-छोटे धर्म हैं, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे मुस्लिम हों, उनके जो पर्सनल लॉ बोर्ड है मैरिज वगैरह के या फिर पर्सनल चीज़ों के, उनके ऊपर कहीं न कहीं आप इसे हमला मान सकते हैं। ये एजेंडा रहा है काफ़ी भाजपा का, और इसको कहीं ये सूबा वाइज़ ये पूरा करते हुए आ रहे हैं। जी, इससे आगे बढ़े तो कुत्तों को लेकर मामला बहुत बड़ा बनता जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था, इसके बाद काफी प्रोटेस्ट भी हुए। देखिए, भगवंत मान को मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को ऐसे शब्दशः लागू करने की क्या क्या दिलचस्पी है। जैसे ही वो मामला आया था उसमें उन्होंने बोल दिया था कि हाँ, हम इसको शब्दशः लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो कुत्ते पागल वगैरह हो गए हैं उनको मारने की छूट का मामला था। रेबीज या फिर इस किस्म के खतरनाक संक्रमण से जो हैं, तो लोगों की जान की हिफाज़त ज़रूरी। तो उसको उसको लेकर जो मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने उसके खिलाफ पिटीशन भी लगाई है, लेकिन फिर वो हट गया। तो अब बात यही है कि जो डॉग लवर्स हैं वो माँग ये कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम एंटी रेबीज़ दवाओं की जो पर्याप्तता है उसको उसको सुनिश्चित करिए। आप कुत्तों की जो टीकाकरण है वो करिए, आप उनको मारना कौन-सा वो है। तो तो ये एक मामला आपको पता ही है कि पूरे पिछले साल से ये मामला चल रहा है। पिछले साल जो डॉग लवर्स थे वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और बी.आर. गवई के खिलाफ इकट्ठा भी हुए थे। डॉग शेल्टर्स को लेकर बात थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको दिल्ली एनसीआर के जो रेज़िडेंशियल इलाके हैं उन उन वहाँ से हटाकर शेल्टर होम्स में भेजें। तो उसको उसके बाद उसमें पूरा लगातार हुआ और उसमें कुत्तों की नसबंदी के मामले आए थे, रेबीज़ को लेकर चीज़ें आई थी। तो 2 खेमे में जो पूरा भारत था वो बँट गया था। एक तो डॉग लवर्स थे, एक जो कुत्तों से जो लोग परेशान रहते हैं वो लोग थे। सोसाइटीज़ में बहुत सारी सोसाइटीज़ में हंगामे भी हुए। इवन जो डॉग्स को फ़ीड करते हैं उनके खिलाफ भी लोग उतरे। वो लोग भी उन लोगों के खिलाफ उतरे जो कुत्तों के खिलाफ क्रूरता करते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसमें बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए गुरप्रीत। ऐसे आप ठीक है कि आप में सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा है, आप में कुछ गुण दूसरे बाकी जानवरों से, बाकी जीवित जो प्रजातियाँ हैं जिनमें जीवन है, उनसे ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर क्रूरता करेंगे। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि जो रेबीज़ है वो काफ़ी खतरनाक है, और उसके लिए टीकाकरण होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके उनके लिए शेल्टर भी होने चाहिए। अगर कोई कुत्ता लगता है कि हाँ, उसमें रेबीज़ के लक्षण पैदा हो गए हैं, तो वो तो खतरनाक तो है। मतलब रेबीज़ हुआ हुआ कुत्ता अगर किसी इंसान को काट लेता है तो वो पागल भी हो जाता है। तो बहुत खतरनाक स्थिति तो है। लेकिन इसका निपटारा एक बैलेंस अप्रोच से होना चाहिए। भगवंत मान को मेरे को समझ में नहीं आया कि इलेक्शन नज़दीक है और पंजाब के लोग तो कोई ऐसा जानवरों के बैरी भी नहीं हैं। उनसे बल्कि उनको पसंद और करते हैं। तो और उन्होंने क्यों पंगा लिया ये मेरे समझ से बाहर है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।